माता पिता चाहे कि उसके बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो, अच्छे तरीके से हो, तो क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि मोबाइल फ़ोन्स को हटा दें करेक्ट। बच्चों की लाइफ़ से। जी। ये मोबाइल फ़ोन्स की वजह से बच्चों के दिमाग का विकास बहुत कम हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, परंतु कई स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि कोविड के समय पे जो बच्चे पैदा हुए थे, हुँ, उसमें मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। हुँ, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स ज़्यादा थे, मतलब एलर्जी होने का ज़्यादा हुँ, हुआ है इस समय। 1-2 साल के जैसे-जैसे बच्चे होते हैं, तभी उनको चाय का सेवन करवा दिया जाता है। जी। चाय दे दी जाती है, बिस्किट दे दी जाती है। फिर हुँ, बच्चे को अगर कहीं से पैसे मिल जाते हैं, कोई घर में आया, हुँ, उन्होंने ₹10 दे दिया, ये तो ₹20 दे दिया, तो बच्चे भाग के जाते हैं और चिप्स दुकान से और चिप्स और चॉकलेट चॉकलेट ले ले रहे हैं। आते हैं। देखिए, माँ का दूध सिर्फ़ पोषण नहीं है, हुँ, माँ का दूध बच्चे के लिए एक दवाई भी है। हुँ, क्योंकि जो-जो माँ ने ज़िंदगी भर में माँ को जो-जो बीमारियाँ हुई हैं, हुँ। उन सभी के अगेंस्ट माँ ने एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। नमस्कार, मैं हूँ यज्ञ चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। मौसम बदल रहा है और मौसम के साथ ही बरसात के मौसम आते ही बीमारियाँ भी तरह-तरह के फैलने लगती हैं। ख़ास तौर पर बच्चों को देखते हुए आज हम एक ख़ास मेहमान आपके साथ लेके आए हैं। उनसे आपको मिलवाएँगे और बातचीत करेंगे कि आने वाले जो मौसम है, बरसात का मौसम है, उसमें बच्चों को किस तरह केयर करें ताकि उनका स्वास्थ्य सही रहे। हमारे साथ हैं जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर शिवा मानोटकर जी, जो जिला अस्पताल गोंडा में मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएँ दे रही है। मैम बहुत-बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर शिवा मानवटकर और मैं जिला अस्पताल में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की पोस्ट पर हूँ। मैम हम शुरुआत करते हैं अपनी बातचीत का। पहला सवाल यही रहेगा कि मौसम में काफ़ी बदलाव आने वाले हैं कुछ ही समय में, बरसात का मौसम आने वाले हैं। इस समय के जो ख़ासकर छोटे बच्चे हैं, जो 0 से लेकर 10 साल तक के बच्चे हैं या 5 साल तक के बच्चे, उनको किस तरह की बीमारियों का डर बना रहता है? तो बच्चे हम सभी से ज़्यादा नाजुक होते हैं और बदलते मौसम के लिए से वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं हुँ, हमसे ज़्यादा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि मौसम हुँ, के हिसाब से हमें उनका बचाव करना है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हुँ, ध्यान रहे कि बच्चे को 2 से 4 या 2 से 6 के बीच में ना निकलते हुए, हुँ, बाद में शाम को या जल्दी सुबह निकालें बाहर। हुँ, ज़्यादा तेज़ धूप में बच्चे को लेके ना जाएँ। अगर बहुत ठंडी का मौसम हो रहा है, तो ध्यान रहे कि बच्चे को टोपा पहनाएँ, मोज़ा पहनाएँ, बच्चों का ध्यान रखें। और अगर मौसम का बदलाव है, जैसे कि इस समय चल रहा है, हुँ, बारिश हो रहा है, कभी हुँ, गर्मी है, कभी बारिश जी। है, तो ध्यान रहे कि बच्चों के लिए भी जिस वातावरण में वो रहते हैं, वो एकदम ठंडा कभी ना हो, एकदम गर्म कभी ना हो। एक मॉडरेट टेम्परेचर बच्चे का बना रहे वातावरण का, तभी बच्चे सही रह पाएँगे। और इस समय जब बारिश बहुत हुँ। ज़्यादा होती है, तो पानी से फैलने वाली बीमारियाँ चरम पे पहुँच जाती हैं। बरसात के मौसम में कौन-कौन सी बीमारियाँ बच्चों को ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं? देखिए, बारिश के मौसम में पानी से फैलने वाली बीमारियाँ काफ़ी जल्दी हो जाती हैं, हुँ, जैसे कि कॉलेरा है, डिसेंट्री, डायरिया, हुँ, ये सब रोग बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। साथ ही साथ में अगर बच्चे ऐसे गर्मी-ठंडी के मौसम में कई बार बच्चे हुँ, बाहर का खाना खा लेते हैं, हुँ, जूस पीने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, हुँ, गन्ने का जूस, मैंगो शेक्स, ये सब सभी बच्चों को पसंद होते हैं, लेकिन अगर ये सही जगह से ना लिया जाए, तो इनसे भी बीमारियाँ होने के चांसेस होते हैं। अगर ये साफ-सफाई से बाहर ना बने हों, तो इनसे भी हेपेटाइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, हुँ। अगर ये सही से ना बने हो तो। बरसात का मौसम आते ही बहुत से बच्चों को एलर्जी होने लगती है या रैशें पड़ने लगती हैं, तो जी। उसके लिए कैसे बचाव किया जा सके? देखिए देखिए, छोटे बच्चों में ज़्यादातर वो जो रैशेज़ होते हैं, हुँ, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। हुँ, ज़रूरी नहीं है कि सारे रैशेज़ जो हैं, वो एलर्जी की वजह से ही हो। हुँ, इस बार क्या होता है, जब जैसे ही बारिश होती है, पानी जगह-जगह पे भर जाता है और हुँ, बच्चे गंदे पानी में खेल रहे हैं, कभी हुँ, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कीचड़ लग के घर आ रहे हैं। अगर उनके हाथ-पैर सही से धुलाए ना जाएँ और हुँ, अगर उन्हें बुखार आए, तो हो सकता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ये रैशेज़ हो रहे हों। अगर ऐसे रैशेज़ बच्चे को हो रहे हैं, तो आप हुँ। अपने चिकित्सक के पास ले जाके ज़रूर एक बार दिखाएँ। बरसात के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि बुखार हो जाता है, बच्चे खाँसने भी लगते हैं, उनको कफ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या अगर घरेलू उपचार कुछ हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बच्चे को साँस लेने में दिक्कत हो रही है, उसकी पसलियाँ चल रही हैं, हुँ, हाथ-पैर नीले पड़ रहे हैं और बच्चा अगर सुस्त हो गया है, हुँ, तब आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी है और आपको जल्द से जल्द बच्चे को अस्पताल लेके जाना है। घरेलू उपाय हुँ। प्रिवेंशन के लिए सही हैं, लेकिन घरेलू उपचार ट्रीटमेंट के लिए सही नहीं है। मैम जैसे एंटीबायोटिक जो जी। आजकल काफ़ी मार्केट में डिमांडेड है और हर कोई जो मेडिकल प्रोफेशन में है वो एंटीबायोटिक ज़रूर यूज़ करता है। बच्चों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद है या अगर नुकसान तो किस तरह का नुकसान बच्चों में हो जाता है एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने से? देखिए, एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जिसका कि प्रयोग भी हो सकता है और मिसयूज भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, है ना। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो हम उसी समय दें एंटीबायोटिक जब ज़रूरत हो। बिना ज़रूरत के अगर एंटीबायोटिक दी जाएगी तो ये हमारा रामबाण है। नहीं, जैसे बुखार हो जाता है बच्चों को तो जी, घर में जी। सबसे पहले फैमिली मेंबर क्या करते हैं कि पैरासीटामोल ला देते हैं। जी, जी। तो वो कितना जरूरी है या कितना नुकसानदायक है वो? देखिए, पैरासिटामोल ज़रूरी है बुखार के समय पे, परंतु खुद से नहीं। कई बार जो लोग हैं घर पे अपने ही मन से बच्चों के डोज देते हैं। अडल्ट्स की बात अलग है, लेकिन बच्चों में ये होता है वजन के साथ डोज बदलता है दवाओं का, और जिन सबको तो डोज पता होता नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी दवाई दे रहे हैं वो सही डोज से दें और किसी डॉक्टर की सहमति से ही दें। खुद से डोज देना सही बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा ही करते रहे लोग तो एक समय आएगा जब एंटीबायोटिक भी कोई काम की नहीं रह जाएंगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नाम की चीज़ होती है एक। इसका मतलब ये है कि अगर हम बच्चे को अंधाधुंध एंटीबायोटिक दिलाते रहें तो जब असल में बैक्टीरिया होगा बच्चे के शरीर में, वो बैक्टीरिया पे वो एंटीबायोटिक काम असरदार नहीं उतना नहीं होगा, करेगी। वो उतना असरदार नहीं जी। रहेगा। फिर हम बात आते हैं कि लोग को जागरूक करना चाहते हैं। टीकाकरण से अक्सर अभी तो लोग काफ़ी जागरूक हो चुके हैं और टीकाकरण जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है और जी। क्या उससे लोग फॉलो करते हैं। लेकिन अभी बहुत से एरिया में जब जहाँ बच्चे गांव में पैदा हो जाते हैं या दाई कह लें उनके द्वारा पैदा होते हैं, वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ऐसे लोगों को टीकाकरण के लिए क्या कितना जरूरी है इनको बताने की कोशिश करें। देखिए, टीकाकरण बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। टीकाकरण आपको एक तरीके की तैयारी है। जैसे परीक्षा आने से पहले हम परीक्षा का थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे टेस्ट लेके हम उसकी तैयारी करते हैं, उसी प्रकार से जब टीकाकरण आप करते हैं बच्चे का, तब बच्चे को उन बीमारियां जो उसकी ज़िंदगी में बाद में आने वाली है ये उसके लिए तैयार करता है। अगर आप टीकाकरण नहीं कराएंगे तो बच्चा उन बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा और अंततः ये बीमारियां उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती हैं। मैम, अभी 2020-21 में कोविड काल चल रहा था, उस दौरान उससे पहले जो बच्चे पैदा हो रहे थे या जन्म ले रहे थे और उसके बाद जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, क्या उनमें किसी तरह का कोई चेंजेस नजर आया उनके बॉडी में, या उनके जो पैदा होने के बाद जो सर्कुलेशन होता है सांस वगैरह का दिक्कत, कोई ऐसा कुछ बदलाव नजर आया कुछ? जी देखिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं, परंतु कई स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि कोविड के समय पे जो बच्चे पैदा हुए थे उसमें मल्टी सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम्स ज़्यादा थे, मतलब एलर्जी होने का ज़्यादा हुआ है इस समय में। और लेकिन ये है कि कोरोना काल के बाद में जो बच्चे हुए हैं उनमें ऐसा बहुत ज़्यादा पाया नहीं गया है। अब मतलब जो 20 और 21 में जो बच्चे पैदा हुए कोरोना पीरियड के समय, उन पे असर हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन जी, परंतु कोविड ज्यादातर अडल्ट्स के लिए खतरनाक था, बच्चे कोविड से काफी सेफ थे। बच्चों के जन्म के समय कौन कौन सी बीमारियों की जांच करानी चाहिए? अगर वंशानुगत बीमारी होता है, पेरेंट्स को जो होता है बच्चों को भी होने के चांसेस हो जाते हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां जो तुरंत ही जांच कराना चाहिए पेरेंट्स को? देखिए, ये इसमें ऐसा है कि विकासशील देशों और विकसित देशों के जो गाइडलाइंस है वो काफ़ी डिफर करते हैं। विकसित देशों में तो एक नियोनेटल प्रोफाइल होती है जिसमें कि आनुवंशिक बीमारियों की भी जांच होती है, थायराइड की भी जांच होती है, परंतु हमारे विकासशील देश में हमें अभी ज़रूरत है कि हम बस थायराइड प्रोफाइल करा लें और बच्चे को और कोई दिक्कत तो नहीं है ये देखने के लिए, बस अभी इतना काफ़ी है हमारे लिए। मैम, जैसे कि जो एडल्ट है जी, उनको गैस की प्रॉब्लम अक्सर आजकल तो काफ़ी बढ़ गया है, डायबिटीज, गैस ऐसी बीमारियां, क्या जो छोटे बच्चे हैं 0 से 5 साल के 7 साल के बच्चे हैं जो हैं, क्या उनमें भी इस तरह की बीमारियां इस समय देखी जा रही हैं? क्योंकि काफ़ी बदलाव देखा मौसम के अनुसार, वातावरण के अनुसार। जिस तरह आज से 20 साल पहले का मौसम हुआ करता था या पर्यावरण हुआ करता, उस तरह का अब नहीं है, तो क्या ये असर बच्चों में दिख रहा है? देखिए, पॉल्यूशन का असर और वातावरण के बदलाव का असर तो हर किसी पे है। ऐसा नहीं है कि बच्चे उससे वंचित रह गए हैं, बच्चों पर भी ये असर आया है। परंतु गैस है, जैसे गैस कोई बीमारी नहीं है ना, अपाचन को ही गैस बोल देते हैं हम लोग। अब जैसे बड़ों को अपाचन होता है वैसे बच्चों में भी हो सकता है, हाँ, लेकिन वो कोई बीमारी नहीं है। छोटे बच्चों को इसको बताने में दिक्कत होती है, इसलिए वे रोते हैं और इसलिए हम इसे एक बीमारी का करार दे देते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ऐसे बीमार ही हो गैस से। अच्छा, बच्चों का मस्तिष्क का विकास कितने उम्र तक होता है और
अगर कोई माता पिता चाहे कि उसके बच्चे का मस्तिष्क का विकास हो, अच्छे तरीके से हो, तो क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, मस्तिष्क के विकास के लिए सबसे ज़रूरी तो ये है कि मोबाइल फ़ोन्स को हटा दें बच्चों की लाइफ से। ये मोबाइल फ़ोन्स की वजह से बच्चों के दिमाग का विकास बहुत कम हो जाता है। 0 से 2 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा मस्तिष्क का विकास होता है और ये 6 साल तक चलता रहता है। इस बीच अगर आप बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, तब बच्चे का विकास कुंठित हो जाता है ना? और ज़रूरी है इसके लिए कि बच्चे के साथ खेलें, बात करें, उससे जितना ज़्यादा आप 1 to 1 टॉक्स करेंगे, आप उससे बोलेंगे, खेलेंगे, तो बच्चे का दिमाग का विकास अच्छा होगा। एक बच्चे को बढ़ने के लिए सिर्फ ढेर सारा प्यार चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है। मैम हम अब आगे बढ़ते हैं अपने इंटरव्यू के पड़ाव में। बच्चों के खान पीन जो आजकल के हर पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात होती है, तो बच्चे जो 5 साल के 6 साल तक है उनको किस तरह का आहार देना चाहिए? देखिए, हर बच्चे को जब आप खाना देते हैं तो ध्यान रहे कि उसमें सब्जियां हों और फ्रूट्स हों और अनाज हो और एक प्रोटीन का स्रोत ज़रूर हो। ये 4 चीज़ें हर बच्चे के खाने में, हर खाने में होनी चाहिए, है ना? और ध्यान रहे कि बच्चे को जब आप दे रहे हैं तो एक संतुलित आहार दें। संतुलित आहार बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे तो छोटे बच्चे आजकल वो तो आइसक्रीम के लिए, चॉकलेट के लिए, तो ये कितना खतरनाक है बच्चों के लिए? मैं यही बोलने वाली थी आपसे कि भैया, मैगी हो गया या पास्ता हो गया, ये बच्चे बहुत ज़्यादा खा रहे हैं आजकल। ये सभी खान पान बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। क्या होता है कि जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, पहले 6 महीने के होते हैं, 6 महीने के बाद 1 साल 2 साल के होते हैं, तो 1-2 साल के जैसे जैसे बच्चे होते हैं तभी उनको चाय का सेवन करवा दिया जाता है। चाय दे दी जाती है, बिस्किट दे दी जाती है। फिर बच्चे को अगर कहीं से पैसे मिल जाते हैं, कोई घर में आया, उन्होंने 10 रुपया दे दिया, 20 रुपया दे दिया, तो बच्चे भाग के जाते हैं और दुकान से चिप्स और चॉकलेट ले आते हैं। तो बचपन से ही उनको आदत पड़ जाती है कि चिप्स है, चॉकलेट है, फिर वो घर का खाना क्यों खाएंगे? तो जब बच्चों को आदत पड़ जाती है तो वो बाहर का खाना पसंद करने लगते हैं। एक बार जब बाहर का खाना पसंद करने लगे तो घर का खाना छोड़ देते हैं। लेकिन जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो तो घर के खाने से ही मिलेंगी। जैसे आपने कहा कि बच्चे घर का खाना छोड़ देते हैं, एक ये भी बड़ी समस्या है। बच्चे खाना खाने की जो आदत है वो या तो पेरेंट्स बना नहीं पाते हैं। अगर उनको ये फॉलो करना हो कि किस तरह बच्चों को खाने की आदत डालें, तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आप बच्चे का जंक फूड एकदम बंद कराइए। बच्चे के हाथ में पैसे देना बंद करें, जिससे कि वो जाके दुकानें ना जाए और दुकान से सामान लेके ना आए। ट्राई करें कि जो बच्चा पसंद कर रहा है बाहर का, उसी से मिलता जुलता कुछ आप घर पे दे दें। जैसे आप उसको रोटी रोल्स में बना के दे सकते हैं, और आप उसको दे सकते हैं कि कुछ क्रिस्पी चीज़ें दे घर पे ही, तब वो खा पाएगा। अगर बच्चा बाहर की आलू चिप्स ज़्यादा खा रहा है तो ट्राई करें कि घर के ही जो पापड़ भुंजे हुए होते हैं वो पापड़ दे उसे, और ये बताए कि बच्चा यही चिप्स हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बच्चे को घर के अंदर का जो खान पीन के सामान है वो ज़्यादा दे, तभी बच्चे का विकास होगा। और जब ऐसा हो जाएगा धीरे धीरे तो एक समय आएगा जब आपका बच्चा घर का ही खाना खुद मांगेगा। बच्चों के लिए सप्लीमेंट जरूरी है या नहीं? देखिए, अगर खान पान अच्छा है बच्चे का तो सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है हमारे विकासशील देशों में कि बच्चे की आयरन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही होती हैं घर में, और यही सब चीज़ों के कारण, क्योंकि बाहर का खाना लेना तो आसान है, बिस्किट खिलाना बच्चे को आसान है, घर की रोटी खिलाना कठिन काम है ना। तो अगर ऐसा है कि कमी हो रही है कुछ चीज़ की, तब सप्लीमेंट्स देना हमें ज़रूरी पड़ सकता है। जो पैक्ड फूड होते हैं वो बच्चों के लिए कितना खतरनाक है? अगर कौन कौन सी बीमारियां उनसे पैक्ड फूड से बच्चों को हो सकती है? देखिए, सबसे ज़्यादा पैक्ड फूड से होने वाली बीमारी है वो है न्यूट्रिशनल अनीमिया। 6 महीने से लेकर के 2 से 3 साल तक के बच्चे न्यूट्रिशनल अनीमिया से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं। इन सब का ब्लड कम हो जाता है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि चिप्स, बिस्किट्स, इन सभी में कोई आयरन नहीं, जिंक नहीं, सब कुछ बहुत कम, और इसलिए बच्चों का खान पान जो है वो, जब आयरन की कमी होती है तो बच्चे को भूख लगना भी कम हो जाता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा मिट्टी खाता है, बच्चा वॉल्स से चूना निकाल के खाता है, ये सब होने लगता है धीरे धीरे। तो ये चीज़ सबसे खतरनाक है इनके लिए। साथ साथ में पाचक तंत्र में भी होने वाली बीमारियां इसके कारण दिक्कत करने लगती हैं। बच्चे का हाजमा सही नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन होता है, डायरिया होता है, ये सब एक साथ आता है। तो आप भी ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि पैक्ड फूड जो आजकल चिप्स, मैगी, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक है। इनसे अपने बच्चों को दूर रखिए। अगला सवाल मेरा ये है कि शुगर और नमक बच्चों में कितनी मात्रा में देनी चाहिए? क्योंकि आजकल शुगर जो है काफ़ी शरीर के लिए बहुत खतरनाक
बनते जा रहे हैं, तो ये चीज़ें बच्चों को किस मात्रा में देनी चाहिए या कितने लेवल पे देनी चाहिए ताकि इनका स्वास्थ्य या शरीर का सही से विकास हो सके? देखिए, शुगर और नमक तो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए भी जी। खतरनाक है। बड़े लोगों में लेकिन भी मैं ये बच्चों के लिए हाँ, पूछ रहा हूँ ताकि बिल्कुल। उनको हम तो कंट्रोल कर सकते हैं इस चीज़ को, जी, लेकिन जी, बच्चे नहीं कर बिल्कुल, पाते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शुगर बच्चों को भी नहीं देनी है। जी। 1 डेढ़ साल के बाद ही आप शुगर को खालिस इंट्रोड्यूस करें, उसके पहले थोड़ा-बहुत दे सकते हैं, जैसे कि गुड़ दे सकते हैं आप, हुँ। ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा आप डाल के दे सकते हैं, परंतु आप ना दें, वही बेहतर है। क्योंकि नेचुरल फूड्स में भी शुगर होता है, फ्रूट्स होते हैं, उसमें भी फ्रक्टोज़ शुगर होता है, जो उसको मीठा बनाता है। तो बच्चों को ऐसे शुगर की ज़रूरत है नहीं। बच्चों में से आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी हो जाती है, तो ऐसे में किस तरह केयर करना चाहिए और क्या खाने में क्या देना चाहिए उनको? खाने में देखिए आयरन जो है अगर आप नॉन वेजिटेरियंस की बात करें तो जी। नॉन वेजिटेरियंस के खाने में वैसे भी आयरन की काफ़ी पर्याप्त मात्रा होती है। अंडे में पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन अगर हम शाकाहारी लोगों की शाकाहारी। बात करें तो शाकाहारी के लिए ये होता है कि अनाज है, हुँ। राजमा है, मसूर की दाल है, हुँ। अलग-अलग प्रकार की दालें हैं, है ना? हुँ। और बाकी मेवे हैं, हुँ। बादाम, काजू, अखरोट ये सभी बच्चों को दें तो बच्चे का जो आयरन लेवल्स है वो बने रहेंगे। मगर इन सभी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जी। हमारे इंडियन हाउसहोल्ड्स में ये सब तो हम सब खिलाते ही हैं, मगर हुँ। इसके साथ-साथ आ जाती है चाय। और हुँ। चाय एक बुरी चाय तो चीज़ दूर है। रखनी है। हाँ, चाय एक बुरी चीज़ है जो आयरन का एब्ज़ॉर्प्शन कम करा देती है पेट से। ये है तो। बच्चे से स्कूल के निकलते हैं, सुबह उनका टिफ़िन पैक होता है, तो पेरेंट्स या उनकी माँ अपने बच्चों के टिफ़िन में कैसा नाश्ता रखें या कैसा खाना रखें, ये बताइए? देखिए, आप ध्यान रखें कि जब आप बच्चे का टिफ़िन पैक कर रहे हैं तो इसमें रोटी हो, सब्ज़ी हो, साथ-साथ में थोड़ा-सा सलाद भी रख दें और कोई एक फल भी रखें। और ये सब आप बदल सकती हैं कि रोज़ सब्ज़ियाँ बदल सकती हैं। जी। कभी बच्चा बोर हो गया तो घर पे बना हुआ पुलाव या तहरी दे सकती हैं जिसमें कि अलग-अलग प्रकार की सब्ज़ियाँ हों। और इससे भी बोर हो जाए तो आप हफ़्ते में 1 बार बच्चे को कुछ चटपटा या कुछ ऐसा जो उसे पसंद हो, वो आप दे सकती हैं, परंतु हफ़्ते में 1 बार, उससे ज़्यादा ना करें। अच्छा, बच्चे के जन्म से लेकर 1 साल तक का जब बच्चा हो जाता है, इस बीच में उसे क्या-क्या देना चाहिए खाने के लिए? देखिए, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो जन्म के 1 घंटे के भीतर माँ हुँ। का दूध उसे पिलाया देना हुँ। चाहिए। जो ये 1 घंटा है, ये 1 घंटा बोलते हैं गोल्डन ऑवर। जी। क्योंकि माँ का जो पहला पीला दूध, गाढ़ा दूध होता है, उसे गोल्ड बोलते हैं हम लोग अपनी मेडिकल भाषा में। तो ये है कि वो बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा सोना होता है। तो सबसे पहले तो माँ का दूध ही सर्वोपरि है। तो ये है कि 6 महीने तक सिर्फ़ माँ का दूध दें, 6 महीने के बाद बच्चे को धीरे-धीरे अनाज, फल-फूल ये सब धीरे-धीरे पहले प्यूरीड फ़ॉर्म में दें, मतलब पहले पिसा हुआ दें, पिसा हुँ। होने के बाद जब बच्चा पिसा हुआ लेने लगे तो थोड़ा-थोड़ा कटा हुआ दें, उसके बाद आप उसे साबुत भी दे सकती हैं। और ध्यान रहे कि जब आप 6 महीने से ही देना बच्चे को चालू करेंगे खान-पान, सही खान-पान, तभी वो बड़ा होके भी खान-पान में इंटरेस्ट दिखाएगा। मैम आपने स्तनपान की बात की, तो जैसे इसमें माँ का दूध बच्चे के लिए कितना पोषणकारी है, कितना लाभदायक है? देखिए, माँ का दूध सिर्फ़ पोषण नहीं है, हुँ। माँ का दूध बच्चे के लिए एक दवाई भी है। हुँ। क्योंकि जो-जो माँ ने ज़िंदगी भर में माँ को जो-जो बीमारियाँ हुई हैं, हुँ। उन सभी के अगेंस्ट माँ ने एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। वो हुँ। सारी एंटीबॉडीज़ बच्चे को दूध के थ्रू मिल जाएगी। तो ये है कि माँ का दूध सिर्फ़ दूध और पोषण नहीं है, वो एक बहुत बड़ी दवाई और क्या बोलना चाहिए, सुरक्षा सूत्र है बच्चे के लिए। ये है। नवजात बच्चे को, शिशु को कब से कब तक स्तनपान कराना चाहिए माँ को? नवजात शिशु को 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध पिलाना चाहिए, साथ-साथ में माँ के दूध के साथ और कुछ नहीं देना है, ना घुट्टी देना है आपको, ना शहद देना है, ना घी देना है, कुछ भी नहीं कुछ देना भी है। नहीं देना। सिर्फ़ और पानी भी नहीं देना है, जी। सिर्फ़ 6 महीने तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध। स्तनपान जो करा रही महिलाएँ, उनको भी किस तरह का आहार लेना चाहिए कि ताकि उनका बच्चे का जो जो दूध पिलाने में कोई दिक्कत ना हो? देखिए, माँओं को भी संतुलित आहार लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत ज़रूरत नहीं नहीं है। है। आप सभी कुछ खा सकती हैं। आपको भी फल, सब्ज़ियाँ, अनाज, प्रोटीन ये सब की हुँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ध्यान रहे कि आपको भी जो स्तनपान करा रही हैं महिलाएँ, उनको भी आयरन की कमी नहीं होना चाहिए, कैल्शियम की कमी नहीं होना चाहिए, वरना उनकी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द हो सकता है। तो इसलिए आपको भी ध्यान रखना है कि आप पूरा संतुलित आहार लें, अच्छे से खाएँ-पिएँ और अच्छे से एक्सरसाइज़ करें। मैम अक्सर ये देखा जाता है कि जब महिलाएँ बीमार होती हैं, वो अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, तो अक्सर बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो क्या बीमार महिलाओं को बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए?
देखिए, ऐसा नहीं है कि बीमार माँओं को अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराना चाहिए। बीमार माएँ भी बच्चों को स्तनपान कराती हैं और वह भी मतलब ये मिथक है। ये मिथक है, ये मिथक है। आपको बीमार माँओं को भी हम्म, बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। यहाँ तक तो हाँ बोला गया है कि कोविड पॉजिटिव मदर्स को भी बच्चों को स्तनपान करा सकती हैं, लेकिन उनको हाथ धो के, अपने स्तनों को धो के, मास्क लगा के फिर फीड कराना है। तो अगर आप बीमार हैं तो आप हाथ धो के, अच्छे से नहा के फिर बच्चे को करा सकती हैं स्तनपान, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि माँ का दूध कम निकलता है या होता है तो उसको बढ़ाने के लिए एक महिलाओं को क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, बढ़ाने के लिए सबसे पहला ये है कि बच्चा आपके जितने करीब होगा, जितना पास होगा, आपके दिमाग से उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होगा। ऑक्सीटोसिन जो होता है वही जो है आपके स्तनों में दूध बनाता है। तो आप जितना ज़्यादा बच्चे के पास रहेंगी, इसको कहते हैं रूमिंग इन। जितना ज़्यादा बच्चे के पास रहेंगी, जितना ज़्यादा बच्चे को अपने से लगाएँगी, जितना ज़्यादा फ़ीड कराएँगी, उतना ज़्यादा दूध होगा। और अगर आपको दूध बढ़ाना है तो ये है कि रात के समय जो फ़ीड कराती हैं, रात की फ़ीड्स जो है वो बच्चे के लिए बेटर होती हैं दूध बढ़ाने के लिए। तो रात की फ़ीड्स कराएँ, बच्चे के पास रहें और कभी-कभी बैक मसाज भी ले सकती हैं जिससे कि दूध बढ़ेगा। मैम आखिरी सवाल, अक्सर स्तनपान को लेकर कई मिथक रहते हैं, तो कौन-कौन से मिथक हैं जो लोगों को जानना चाहिए कि ये सब बेवजह बातें हैं और लोग इसके बारे में अफ़वाहें बातें करते हैं? जैसे कई लोगों को लगता है कि उनका दूध पूरा नहीं हो रहा है, बच्चे को बार-बार भूख लग जा रही है, बच्चा रो रहा है, मतलब उसका दूध पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए वो अपना दूध ना पिला के फिर गाय, भैंस का दूध या फिर डब्बे का दूध पिलाने लगते हैं। तो ये सही नहीं है। अगर आपका दूध सही में ज़्यादा नहीं हो रहा है, तब ये करने की ज़रूरत है, वरना ज़्यादातर माँओं का दूध बच्चे के लिए काफ़ी होता है। फिर दूसरी बात ये होती है कि माएँ कई बार बताती हैं कि जब वो स्तनपान करा रही थी तो उन्हें कुछ ये नहीं खाने दिया गया, वो नहीं खाने दिया, अलग-अलग प्रकार की चीज़ों से उन्हें मना किया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ खा सकती हैं। खाने-पीने से ऐसा कुछ नहीं होता है, बस संतुलित आहार लेना ज़रूरी है। मैम 9 साल से लेके 13 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें जब शारीरिक परिवर्तन होता है तो अक्सर बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं, तो ऐसे स्थिति में क्या ध्यान रखना चाहिए उन बच्चों के? देखिए, 9 साल से 13 साल के बच्चे तो सबसे पहले ये एज जो है ये प्यूबर्टी और एडोलेसेंस की एज है। जी। युवावस्था में बच्चे जा रहे होते हैं। अब इस युवावस्था में उनको सही इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो ध्यान रहे कि जब भी आप अपने बच्चों को लेकर बैठें, उनसे बातें करें तो एक खुला दिमाग रख के उनकी बातें सुनें। क्योंकि सबसे पहले दोस्त तो बच्चों के आप हैं। उनके दोस्तों से उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी गड़बड़ होगी। सबसे सही इन्फॉर्मेशन देने वाले तो आप ही हैं। तो ध्यान रहे कि जब बच्चा से इन उम्र के बच्चों से बात करें तो एक खुला दिमाग रखें, धैर्यता से बात करें और तब उनकी परेशानियों का सुलझान करें। और अगर तब भी आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप आके अपने चिकित्सक से मिलें और बात करें। इनके खान-पीन की क्या व्यवस्था करनी चाहिए? मतलब क्या देख-रेख करनी चाहिए? जी, जैसे इस उम्र के लड़के और लड़कियाँ होते हैं, दोनों में ही आयरन की कमी होती है, तो ध्यान रखना चाहिए कि आयरन बच्चे लें अगर अलग से, अगर आयरन खून की कमी है तो, और अगर कमी नहीं है तो संतुलित आहार लेते रहें। तो ये थी बाल रोग विशेषज्ञ शिवा मानोटकर जी, जिन्होंने हमारे सभी सवालों के जवाब दिए। खास तौर पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं 0 से लेकर 6 साल तक, 0 नहीं कहेंगे, लगभग 2 साल के से लेकर 4-5 साल तक के जो बच्चे आते हैं उनको पैक्ड फूड से दूर रखना है, चाहे मैगी हो, चिप्स हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर रखती हैं। इसी तरह आप हमारी गोंडा पोस्ट को अपना प्यार देते रहिए और देखते रहिए। हम लगातार गोंडा जिले के उन डॉक्टरों से मुलाकात कराते रहेंगे और आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको जागरूक करते रहेंगे।